मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी गोधूली, उसका पाठ 5 नागरी लिपि, उसका प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। और इससे पहले जो 4 पाठ हैं उसको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और उसका प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 5 जो है नागरी लिपि, उसके प्रश्न और उत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। अब यह देवनागरी लिपि जो है वह गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया एक लेख है। और देवनागरी लिपि जो है संस्कृत की भी लिपि है और हिंदी की भी लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। तो यह जो है इसमें स्थिरता अक्षरों में कैसे आई, यह पूछा जा रहा है। तो गुणाकर मूले की लेख नागरी लिपि जिस लिपि में छपा है उसे ही नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। आप जो आपके सामने जो लेख है उसी लिपि को हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव कि कितनी सदी पहले इस लिपि के टाइप बने, तो करीब 2 सदी पहले। और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसी कारण इसके अक्षरों में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। जब छपने लगे तो स्थिरता तो आएगी ही। अब प्रश्न संख्या 2 है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। देखिए संस्कृत तो है, हिंदी भी है। अब आगे आपको जानकारी मिल रही है कि नेपाली भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है और मराठी की लिपि भी देवनागरी ही है। अतः 4 हो गया, हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। 4 जो है भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार संस्कृत और प्राकृत भाषाओं की लिपि भी देवनागरी ही है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। यहाँ गुणाकर मूले लेखक जो हैं वो किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बता रहे हैं। तो लेखक जो हैं वह गुजराती लिपि को देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। ऐसा लेखक बता रहे हैं कि गुजराती लिपि जो है वह देवनागरी लिपि से मिलजुल रही है, वह अधिक भिन्न नहीं है, उसका भी नागरी लिपि से संबंध है। ठीक उसी प्रकार बंगला लिपि भी पुत्री तो नहीं बहन अवश्य है, मतलब देवनागरी लिपि से बंगला लिपि भी मिल रही है। दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भी जो है वह नागरी की तरह ही ब्राह्मणी लिपि से निकली है। अब यहाँ से भी है कि तेलुगु, मलयालम जो तमिल के हैं, कन्नड़ जो है वो ब्राह्मणी लिपि से निकली है। अतः इन लिपियों का कहीं न कहीं देवनागरी लिपि से पुराना संबंध है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। तो कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पहले छपी नहीं थी तो पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार लोग करते थे। दरअसल होता क्या था कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत में ही मिले हैं। सबसे पहले, आरंभिक का मतलब होता है सबसे पहले जो है दक्षिण भारत में वहां जो लेख लिखे गए वह दक्षिण भारत में ही मिले हैं। किस लिपि में, तो नागरी लिपि में। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है, इसीलिए दक्षिण भारत की लिपि को हम नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। कोंकण के शिलाहार और मानखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। ये सब दक्षिण भारत में पढ़ते हैं और इनका लेख जो है नागरी लिपि में मिले हैं। पहले पहल मतलब सबसे पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। सबसे पहले विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने जो लिपि लिखी, लेख जो लिखे उनको नंदी नागरी नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न संख्या 5 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं।
और उनके विवरण देने के लिए कहा जा रहा है। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं, इसे पहले भी बता चुकी हूं मैं। और दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। कोंकण के शिलाहार, मानखेड़ के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख इसी लिपि में मिले हैं। अब दक्षिण भारत के अनेक शासकों ने भी नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं, जो 11वीं सदी के राजा थे, उनके सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिले हैं। सिक्का जो होता था उस पर नागरी लिपि मिले हैं। 12वीं सदी में चले जाइए। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर भी वीर केरलस्य जैसे नागरी लिपि में अंकित हैं। लेखक ने दक्षिण भारत की तो चर्चा कर दी, अब लेखक उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और लेखक कह रहे हैं कि उत्तर भारत के महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह के सिक्कों पर नागरी लिपि शब्द अंकित है। अब आप देखिए कि ये सब विदेशी थे जो भारत पर आक्रमण किए और उनके सिक्के पर भी नागरी शब्द अंकित हैं। और अकबर के चांदी के सिक्के पर राम सीता का रामसिए शब्द नागरी में ही अंकित है। अकबर ने जो चांदी के सिक्के चलाए उस पर रामसिए शब्द देखने को मिला। और मेवाड़ के मुहिलों, अजमेर के चौहानों, कन्नौज के गाहरवालों, कठियावाड़ के गुजरात के सोलंकियों, आबू के पढ़वारों, बुंदेलखंड के बुंदेलों तथा त्रिपुरा के कलवुड़ी शासकों के लेख जो हैं वो नागरी लिपि में अंकित मिले हैं। अर्थात आप देखिए कि नागरी लिपि का बोलबाला 12वीं सदी में भी चारों तरफ था, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत। अब ईसा की 8वीं सदी के तरफ चलते हैं। 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन था। यह एक सार्वदर्शलिक लिपि था। अब प्रश्न संख्या 6 है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। अब यहाँ पर तुलना किया जा रहा है। तो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण हैं। अब देखिए गुप्त काल की लिपि कौन सी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाइए कि गुप्त काल की लिपि ब्राह्मी लिपि होगी और उसके बाद सिद्धम लिपि चली। तो जो सिद्धम लिपि है उसके अक्षरों पर छोटी जो है सो ठोस त्रिकोण, पूरा नहीं, छोटी छोटी कहीं कहीं पे रहती थी। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि हमारी नागरी जो लिपि है जिसको अभी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नागरी लिपि है। तो इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है और ये सिरों रेखाएं जो है उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। अब यहाँ पर लेखक ये समझाना चाहते हैं, ऊपर में देखिए कि लिखा है पहचान। अगर पहचान लिखा हुआ है या नागरी लिपि लिखा हुआ है तो जितना स्पेस नागरी लिपि का है ना उतना हम उसके ऊपर में उतनी ही बड़ी सिरों रेखा देंगे। ये नहीं कि छोटा छोटा दे करके ठोस त्रिकोण और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। तो यह जो है सो मुख्य पहचान है। और दूसरी स्पष्ट यह विशेषता है कि प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं। पुराने जो नागरी लिपि थे सो अभी के नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े से अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको हिस्ट्री की ढेर सारी जानकारी मिल रही है। उत्तर भारत की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तो उत्तर भारत के इस्लाम शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनबी 11वीं सदी के पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द पाते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे कि उत्तर भारत के इस्लामी शासक की नींव, सबसे पहले नींव डालने वाले कौन है इस्लामी शासन का, तो महमूद गजनबी, जो 11वीं सदी के पूर्वार्ध के लाहौर अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। लेकिन जब पहले भारत और पाकिस्तान एक था तो यहाँ महमूद गजनबी जब शासन डाला उससे पहले जो टकसाल था उस पर चांदी के सिक्के पर हम नागरी लिपि के शब्द जो हैं सो पाते हैं। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे और महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी,
शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। इनके भी सिक्कों पर नागरी लिपि थे, इस्लामी शासक थे, लेकिन इनके भी सिक्के पर नागरी लिपि ही देखने को मिलते हैं। अब बादशाह अकबर की बात करें तो अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था कि जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में राम से शब्द अंकित उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिलों, सांभर अजमेर के चौहानों और कन्नौज के गढ़वालों, कठियावाड़ के गुजरात के सोलंकियों और आबू के परमारों तथा बुंदेलखंड के बुंदेलों तथा त्रिपुरा के कलवुड़ी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही मिले हैं। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं और नागरी लिपि का प्रचलन 8वीं से 9वीं सदी से था, जो एक सार्वदेशिक लिपि हो गया। सार्वदेशिक का मतलब क्या हो गया? सभी देश की लिपि हो गया। प्रश्न संख्या 8 है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं? तो नागरी का देवनागरी नाम क्यों और कैसे पड़ा, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। एक विद्वान के अनुसार बांकी नगर जो है सिर्फ नगर है, किंतु काशी जो है वह देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। लेकिन यह मत संकुचित सा लगता है। अब दूसरा मत यह है कि नागरी शब्द जो है किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है और पातादिकम नामक एक नाटक में ऐसी जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अब दूसरे मत के हिसाब से जब उसे नागर शैली कहते हैं तो नागर या नागरी शब्द जो है उत्तर भारत के किसी बड़े जो शहर हैं उससे संबंध रखता है। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या व्यक्तिगत नामदेव था, इसीलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा जाता होगा और देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दे दिया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ, हम 100 प्रमाण नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है, यह 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो नागरी नाम की उत्पत्ति जो है इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में मतभेद है। एक मत के अनुसार इस लिपि का इस्तेमाल पहले पहल गुजरात नागर ब्राह्मणों ने किया, इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। लेकिन इस मत को मानने में अनेक कठिनाइयां हैं। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसी कारण काशी में प्रयुक्त लिपि को देवनागरी लिपि नाम पड़ा। लेकिन यह मत भी संकुचित जान पड़ता है। अब अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास नगर या नागरी नाम अस्तित्व में आ गया था। लेखक का कहना है कि नागर शब्द किसी नगर या बड़े शहर से संबंधित है और पातादिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को देवनगर कहते थे। क्यों? कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनका वास्तविक नाम देव था, तो वहां के जो शासक थे उसका नगर हुआ, तो इसीलिए देवनगर इसको कहते थे। ये सर्वविदित है कि उत्तर भारत में स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते थे। अतः नागर या नागरी शब्द जो है उत्तर भारत के किसी बड़े शहर से संबंधित है। संभव यह नगर पटना से ही हो और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, यह मैं पहले बता चुकी हूँ। और संभव है कि इसी कारण पटना को देवनागरी कहा जाता हो और वहां की भाषा को देवनागरी कहा जाता हो। अंत में 100 प्रमाण के साथ कहना संभव नहीं है कि देवनागरी नाम की उत्पत्ति सही रूप से कैसे हुई, यह मत ही है। 100 प्रमाण कोई नहीं कह सकता कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। प्रश्न संख्या 10 है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो उत्तर है इसका कि ईसा की 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था।
यह एक सार्वदेशिक लिपि के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। अब प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं। तो नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं तो सदी से प्रारंभिक हिंदी का साहित्य प्राप्त होने लगता है और हिंदी के आदि कवि सहरपाद हैं, सहरप्पा जिनको कहा जाता है, वो 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से प्राप्त प्रति के हस्तलिपि नागरी ही हैं। अब 8वीं सदी की चर्चा हो रही है यहाँ पर। उसकी हस्तलिपि जो है, हाथ से लिखी गई लिपि, वह नागरी लिपि में ही है, जो 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखित है। नेपाल और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की अनेक हस्तलिपियां मिली हैं और इस काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि का भी जन्म होता है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। अब अनेक विद्वानों का कहना है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती देश में इन्होंने अपना शासन व्यवस्था स्थापित की और उसके बाद कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया और मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि नामी प्रतिहार शासक हुए और मिहिर भोज 840 से 81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि जो है वह संस्कृत भाषा में है। अब प्रश्न संख्या 13 है कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इनके अलावा नेपाली, जंगरी और मराठी की लिपि भी नागरी ही है। संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रशस्ति होती है और गुजराती लिपि भी देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं है। गुजराती भी देवनागरी लिपि में ही है। बांग्ला लिपि जो है वह भी प्राचीन नागरी लिपि की बहन ही है, अतः यह भी मिलती जुलती है देवनागरी लिपि से। तय है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरी की ही प्राचीन ब्राह्मणी नागरी से विकसित हुई है और 12वीं सदी के श्रीलंका के शासकों के सिक्के पर भी नागरी अक्षर मिलते हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने भी अपने नाम नागरी में खुदवाए हैं और अकबर के सिक्के में भी रामसिंह शब्द जो हैं वह नागरी लिपि में अंकित हैं। वस्तुतः ईसा को 8वीं और 9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था, अर्थात सार्वदेशिक था। प्रश्न उत्तर के बाद भाषा की बात की तरफ चलते हैं। अब भाषा की बात में प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाने के लिए कहा जा रहा है। पहला है शब्द स्थिर। तो स्थिर से जब संज्ञा बनाएंगे तो स्थिरता हो जाएगी और अतिरिक्त तो अतिरिक्तता हो जाएगी। स्मरणीय यादगार जो होता है वही कह रहा है, तो स्मरण, स्मार्त। और दक्षिणी का हो जाएगा दक्षिण, दाक्षिण्य। और आसान का हो जाएगा संज्ञा शब्द आसानी। और पराक्रमी का हो जाएगा पराक्रम, पराक्रम से ही पराक्रमी बना है। और युगीन का संज्ञा शब्द हो जाएगा युग। अब भाषा की बात का प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित पदों के समास विग्रह करें। अब समास क्या होता है वो आपको आना चाहिए और उसके बाद आप समास विग्रह करने के लिए तैयार हो जाइए। और समास विग्रह करने में आपको कारक का भी कंसेप्ट जो है वह क्लियर होना चाहिए। और कारक जो है मैं साहित्य शिक्षा जी चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ आप विजिट कर देख सकते हैं और उसके बाद आप समास विग्रह तब समझ जाएंगे। अब पहला क्या है, तमिल और मलयालम, ये दोनों क्या है ध्यान दीजिए। तमिल भी एक भाषा का नाम है, मलयालम भी एक भाषा का नाम है। तो जिसका दोनों पद प्रधान हो, तमिल का भी उतना ही वैल्यू है जितना मलयालम का है। दोनों भाषा दोनों पद इसका प्रधान है। तो दोनों पद इसका प्रधान होता है वह कौन सा समास हो गया, उस समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। और यहाँ पर तमिल और मलयालम, यहाँ पर और छुपा हुआ है। अब दूसरा देखिए राम सिए, राम और सिया, राम और सिया, तो यह भी द्वंद्व समास है। यहाँ भी दोनों पद प्रधान है। जितना राम का, भगवान राम का महत्व है उतना ही सीता, माता सीता का महत्व है। तो राम और सिया
राम सिए, यह भी द्वंद्व समास। समास विग्रह करते हैं तो राम और सिया होता है। यह भी द्वंद्व समास है क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान है। अब विद्यानुराग, किसके लिए अनुराग? तो विद्या के लिए अनुराग। यहाँ पर के लिए, क्या के लिए किसका है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो आप कारक बताई हूं मैं, कारक आप याद कर लीजिए। तो के लिए जो है यहाँ पर छिपा हुआ है, तो कारक नहीं, यहाँ पर समास विग्रह करने के लिए कहा जा रहा है। तो विद्या अनुराग, विद्या के लिए अनुराग, यह संप्रदान तत्पुरुष हो गया। या तत्पुरुष के भेद जो होते हैं उसी में यह आता है, संप्रदान तत्पुरुष यह हो गया। जैसे अब देखिए चौथा में है शिरोरेखा। शिरोरेखा किसको कहते हैं? अभी मैं तुरंत चैप्टर में पढ़ाई हूँ कि जो सिर की रेखा हो, ऐसे डैश जो ऊपर में डालते हैं ना, उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। तो यह संबंध तत्पुरुष है। तो यहाँ पर की, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? की होता है। तो यहाँ पर समास विग्रह करेंगे शिरोरेखा की, तो सिर की रेखा संबंध तत्पुरुष हो गया। हस्तलिपि, हस्तलिपि किसे कहेंगे? हाथों से जो लिपि लिखी जाती है ना, उसी को हस्तलिपि कहते हैं। तो हस्तलिपि, हाथों की लिपि। अब इसमें की है, तो की किसका है? तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। और दोहा कोश, दोहा का कोश, यहाँ भी कारक का चिन्ह का लुप्त होता है। राजा का पुत्र, यहाँ क्या करेंगे? राजपुत्र। तो दोहा कोश, दोहा का कोश, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पहले पहल जो है वह अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो आप सबसे पहले समास को याद कर लें, फिर आपको समास विग्रह करने में बहुत आसानी होगी। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उसका पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको पर्यायवाची समझ में आना चाहिए। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को हम पर्यायवाची कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मत, मत का हो गया विचार, चिंतन। अब पूछा जा रहा है, सेंटेंस में ही पूछा जा रहा है, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या मत है, राय दो। राय भी हो सकता है। और आपके एग्जाम में कम से कम 2 या 3, 2 तो पूछा ही जाता है कि 2-2 पर्यायवाची लिखें। तो ज्यादा नहीं, आप 2 भी याद कर लेंगे ना तो आप बेड़ा पार है, आपका काम बन जाएगा। अगर ज्यादा 2 से ज्यादा याद कर लिए हैं फिर भी अच्छी है, ज्ञान की बात है। और सार्वदेशिक, सभी देशों में, सार्वभौम, विश्वव्यापी, प्रत्येक स्थान को, और सर्वत्र, सार्वदेशिक का पर्यायवाची होगा सर्वत्र, सभी जगह। अनुकरण, अनुकरण करने का पर्यायवाची क्या होगा? नकल, प्रतिलिपि, समरूपता, एक जैसा, समानता, अनुक्रिया। जो क्रिया की गई है उसी को फिर से करना अनुक्रिया कहलाता है। अब व्यवहार, व्यवहार का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? आचरण, करता है नहीं कि फलाने बच्चे का जो है राम का आचरण बहुत अच्छा है, तो व्यवहार का हो जाएगा आचरण, वर्ताव, प्रयोग। कारोबार, कारोबार का होगा पेशा, उसका पेशा क्या है? वह बढ़ाई है, उसका पेशा बढ़ाई का है, तो पेशा हो जाता है, व्यापार हो जाता है, रीति हो जाता है, प्रथा हो जाता है, रिवाज, सब पर्यायवाची है कारोबार का। शासक, शासक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शास्ता, हाकिम, शासनकर्ता। जो शासन करता है उसे ही हम शासक कहते हैं। अधिकारी भी हो जाएगा, अध्यक्ष को भी हम शासक कहेंगे, अधिपति कह देंगे, फिर राजा कह देंगे, और सामंत, और फिर नृप कह देंगे। तो शासक के इतने पर्यायवाची आपको, इतने में से आप याद कर लीजिए, जो भी याद रहे वो लिख डालिएगा। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। अब कुछ शब्द नीचे लिखे गए हैं और सुनने में लगते हैं कि एक जैसे, ध्यान देने में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसका अर्थ जो है वह अलग अलग होगा। जैसे प्रत्न और प्रयत्न, तो प्रत्न का होगा पुराना, पुरातन और परंपरागत, लेकिन प्रयत्न का क्या होगा? प्रयत्न का होगा प्रयास, कोशिश, अध्यवसाय, जो किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाला व्यापार को हम प्रयत्न कहते हैं। और लिपि,
लिपि का क्या होगा? लिखावट, लिखने की पद्धति और चित्रकार लिखने की कला की यह क्रिया होती है, जो लिपि होती है वह। अब फिर आगे है कि नागरी, और नागरिक में किया जा रहा है। तो नागरी का जो है वह स्त्रीलिंग है। नगर में रहने वाली स्त्री को हम नागरी कहेंगे। शहर की औरत नगरवासिनी और चतुर स्त्री भी उसको कह सकते हैं। और संस्कृत और हिंदी के लिपि को भी हम नागरी कहते हैं। और नागरिक का क्या होगा? नगर संबंधी, नगर का, जो नगर में रहे उसे हम नगरवासी कहेंगे, नागरिक कहेंगे। अब फिर यहाँ पर दो का कंपेयर किया जा रहा है, पट और पट। देखिए थोड़ा सा है, यह पट है और इसे पट कहा गया है। तो पट का मतलब होता है वस्त्र। वस्त्र को भी हम लोग पट कहते हैं। कपड़ा, बारीक कपड़ा, चित्र खींचने का कागज को भी हम लोग पट कहते हैं। और कपड़े का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको भी पट कहते हैं। पर्दा, रंगमंच का पर्दा जो होता है उसको भी हम पट कहते हैं। लेकिन पट जो होता है यह पुल्लिंग है। पटिया, तख्ती, प्लेट, पीठ, पीढ़ा और राजाज्ञा, दान पत्र आदि खुदवाने की जो तांबे की पट्टी होती है उसको हम लोग पट कहते हैं। मालिक की ओर से आसानी आदि को दिया जाने वाला भूमि जो है, जो उस पर जो जिसको दिया जाता है उसका अधिकार जो होता है, उस पत्र को हम, अधिकार पत्र को भी हम पट कहते हैं। अब इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया और इसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया। साथ साथ में जो भाषा की बात थी उसे भी मैंने बता दिया, ताकि आप लोगों का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो भी स्ट्रांग हो जाए और उसमें भी आपको सहायता मिले। ग्रामर से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। भाषा की बात भी आप जान गए। और आप लोगों को मैं इस चैनल पे संस्कृत जो है कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक उसको भी पढ़ा रही हूँ, सीरियल वाइज उसका व्याख्या के साथ। पहले चैप्टर, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर, और आगे जो भी प्रश्नोत्तर या चैप्टर बचा हुआ है उस चैप्टर को भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।